अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार नासिर टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफार्म से हाज़िर है। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में तकरीबन 15 साल रही है, उसमें से तकरीबन आधी मुद्दत शाह साहब वज़ीर आला रहे हैं। उनसे हम ये पूछेंगे कि गुज़िश्ता 15 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में क्या खोया, क्या पाया है। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और प्रोग्राम में शरीक हुए। 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है, क्या खोया है, क्या पाया है, क्या पोजीशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब्बार भाई शुक्रिया आपका। मेरी खुशकिस्मती है कि आप अपने चैनल का ये प्रोग्राम मेरे से शुरू कर रहे हैं। 2008 से ये सफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है, 15 साल हो गए हैं। 3 इलेक्शन। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से वजूद में आई है 1970 से लेकर आज तक जिन इलेक्शंस में भी एक ही इलेक्शन थे 85 वाले, जो कि नॉन पार्टी बेसिस पे थे, हर इलेक्शन में सिंध की अवाम ने सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी हैं। और जब भी हमने हुकूमत बनाई है अपने बलबूते पे बनाई है। हमारे ख़िलाफ़ जब हुकूमतें बनी हैं तो वो एक कोलेशन बनवा के और कभी कभी तो हमारे अपने लोग भी डिज़र्ट करके और वो हुकूमत बनाते, अदरवाइज़ बनती नहीं है। सिंध के लोगों का कि हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इत्माद किया है। और एक जैसे आपने भी सवाल किया, कोई ऐसा रुझान या ऐसी इशारा देने की बात करते हैं कि जैसे हम देही इलाकों के नुमाइंदे हैं और जो शहरी इलाके हैं, इसमें कराची हमारा दारुल खिलाफा है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उससे कोई मैंडेट पीपल्स पार्टी को नहीं होता है या उसकी तरफ पीपल्स पार्टी का रुझान कम है। तो सबसे पहले तो मैं अपना बता दूं, मैं ख़ुद कराची में पैदा हुआ, मेरी सारी तालीम कराची शहर से है। मैं कराची शहर ने मुझे सब कुछ दिया है और मेरी जो सियासत में आने से पहले नौकरी भी ज़्यादातर कराची में ही थी, फिर मैं बाहर गया था, वापस आया था। और इसके अलावा अगर हम हमारी लीडरशिप देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके सदर आसिफ अली ज़रदारी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये उससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये कराची के रहने वाले और कराची से उनसियत उनकी थी। 70 के ज़माने से आज तक वो 3 तलवार और 2 तलवार भुट्टो साहब की याद आती है। 70 का लेफ्टिनेंट जो है ना, 70 वो तो मरकज़ था सियासत का। 70 की दिहाई से लेके शारे फैसल को चौड़ा करना, आपकी शर्मंदा हो इतनी, लेकिन शारे फैसल एक लेन भी हुआ करता था कहीं कहीं और 2 लेन, तो उसको चौड़ा करना वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो काम था। नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद के रास्ते, ये सब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुए। और फिर हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब 2008 में सदर बने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हमने वो सफ़र जारी रखा है, बल्कि उसमें और अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी लाएँ। और अब उसका जो कहते हैं ना सबूत यही है कि हमें कराची के लोगों ने इलेक्ट करके और पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की मेयरशिप ली है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, और ये इस वजह से नहीं मिली है कि जी कोई और जमात जो कोशिश नहीं कर रही थी, हर जमात ने कोशिश की। इस शहर में जो और 2-3 जमातें हैं, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन सब के मेयर भी रहे हैं, नाज़िम होते थे, नाज़िम भी रहे हैं। मेरे ख़्याल से तो उन्होंने जो शहर की हालत ये हुई है जिसमें बेतहाशा इंक्रोचमेंट्स, जिसके अंदर मिस प्लानिंग जो सारी की गई है, उनमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और यही देखते हुए शहर के लोगों ने पीपल्स पार्टी को इस वक्त चुना है। लेकिन शाह साहब, उसमें ये एक चीज़ ये कही जाती है लोगों में कि जो आपका मेयर का इंतखाब हुआ, लेकिन लोगों को भी अब आम तासुर है कि मैनेजिंग हुई है हल्का बंदियों में, बल्दियाती, इसमें क्या ये आपकी हुकूमत थी, बल्दियात भी आपके पास था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हुकूमतें तो होती है ना, किसी की हुकूमत के तहत ही इंतखाबात होते हैं। मैनेजमेंट क्या, हल्का बंदियाँ मेरा ख्याल है जो बाकी जमातों की डिमांड थी,
इसलिए कि 2002 में एक निज़ाम आया था जिसमें पूरे कराची को एक कर दिया गया था। हमें कुछ एतराज़ात थे, इसलिए कि कुछ रूरल एरियाज़ कराची के जो कि पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे या उनके लोगों की बात करूँगा, बिल्कुल उनको सही नुमाइंदगी नहीं मिलती थी जब एक पूरा डिवीज़न को एक ही एंटिटी बना दी थी। बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे मुखालिफ जमातों की, जो सियासी मुखालिफ, वैसे तो सबके लिए इज़्ज़त है कि जी आप वही सिस्टम वापस लाएं, टाउन का सिस्टम लाएं, जो DMCs थी वो ख़त्म करें। हमने वही किया जो वो कहते थे। अब सारे जो इलाके हैं उसमें डिलिमिटेशन के अंदर ना सिर्फ वो जो एक प्रोसेस था, इलेक्शन कमीशन ही करती है, ज़रूर हमारे लोग होते हैं, यानी हमारे मीनिंग सरकार के लोग होते हैं, उसमें पार्टी नहीं, सरकार के लोग होते हैं जो उन्हें असिस्ट करते हैं। वो तो अभी भी असिस्ट किए सरकार के लोगों ने, जो अभी डिलिमिटेशन हुई है 2023 के या 24 के भी जो अब इलेक्शन होंगे उनके लिए, जनरल इलेक्शंस के लिए। तो ये फिर सिर्फ बहाने रह जाते हैं कि जी ऐसी बात है। हमने तो बड़े खुले, मैं आपको पता है कि आप जो है गवाह भी होंगे, बड़ी कोशिश की थी कि हर जमात सही इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे, इसलिए कि हमारा फ़ायदा, यानी बल्दियात वाले जी, हमारा फ़ायदा, पीपल्स पार्टी का फ़ायदा। हम ये नहीं क्लेम करते कि हमारे पास कोई बड़ी ब्रूट मेजॉरिटी है कराची में। हम सबसे बड़ी जमात कराची की अपने आप को समझते हैं और हमने करके दिखाया है। और हमारा फ़ायदा तभी होता है जब आपस में बाकी जमातें लड़ें। हमें तो नुकसान हुआ, मेरा ख्याल है, जो हमने सीटें जीती थीं उसमें से 15 से 20 सीटें हम और ले जा सकते थे। अगर यानी सिंपल मेजॉरिटी की तरफ जा सकते थे आराम से। नहीं, हमारी जो प्लानिंग थी, और प्लानिंग देखें, सियासत यही होती है। मैं जब अपने हल्के में इलेक्शन लड़ता हूँ तो एक एक पोलिंग स्टेशन को देखता हूँ। इसी तरीके से जब हमारी जमात लोकल बॉडीज इलेक्शन लड़ रही थी तो कराची के एक एक हल्के को देख रही थी और उसमें यही देख रही थी कि ये 2 जमातें अगर खड़ी हुई या 3 जमातें खड़ी हुई, इनके आपस के वोट कटेंगे और हम आगे निकल जाएंगे। तो हमें 18 से 20 सीटों का नुकसान हुआ है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बाइकआउट किया था। और हम आखिरी रात तक उनकी, हमारे साथ वफाक में कोalition में थे, सूबे में तो ऑपोजिशन में थे, हम मिन्नतें करते रहे कि भाई आप इलेक्शन लड़ें। और हमारा मकसद यही था और हमें पता था 30-40 सीटें वो ले जाएंगे तो एक तो डिफरेंस भी कम से कम 30-40 ले जाएंगे। मैं उनके लिए नहीं कहूँगा कि कितनी, लेकिन हमारे ये ख्याल था कि उनके लड़ने से हम 10 से 15 सीटें आराम से एक्स्ट्रा अपनी निकालते। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ है ये 15 साल चूँकि आपकी हुकूमत के हुए हैं, बहुत सारे लोग गलत फिगर्स कोट करते हैं। कोई कहता है 10,000 अरब 20,000 अरब रुपए खर्च हुए हैं तरक्यात में, लेकिन चूँकि हम असल फिगर्स तो आपके पास मौजूद हैं, तो आप ये बताएं कितना मजमूई तौर पर तरक्याती जो बजट था वो सिंध में कितना खर्च हुआ, उसमें से कराची का शेयर कितना रहा? अच्छा, मैं आपको सिर्फ बता दूँ, जो 2008 में जब हम हुकूमत में आए थे, ये पिछले 15 साल की बात, अब ज़्यादा रेलेवेंट यही है। उस वक्त पूरे सिंध का तरक्याती बजट 55 अरब रुपए था। सही, उस साल 2008 में, अगर मुझे सही याद है, हो सकता है इसलिए कि अब नंबर्स। और इस साल कोई 350 अरब रुपए का तरक्याती बजट है। अच्छा, अब आप एवरेज निकाल लें, दो का लगाएं, 150 अरब से ज़्यादा नहीं है, 150 बिलियन, इसलिए कि पिछले दिनों में और बढ़े। अब 15 साल में 150 अरब लगा लें, मैक्सिमम 2500 अरब रुपए हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 2.5 ट्रिलियन। ठीक है जी, ये डेवलपमेंट हुई है कराची के लिए। अब एग्जैक्ट नंबर्स तो मेरे पास इस वक्त नहीं होंगे, लेकिन अब हर साल, इसलिए कि ये हमारे यहाँ हर दफ़े हमें क्रिटिसाइज़ करने के लिए बताया जाता था कि जी, कहा जाता था कि जी आपने कराची पे खर्च नहीं किया। तो मैं बजट तकारीर में और ख़ास तौर पे जब वाइंड अप करता था तो पूरी एक एक स्कीम के साथ डिटेल देता था कि हमने क्या खर्च किया है कराची की तरक्की के लिए। और वो मैं जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे मुख्तलिफ अदवार में, उनको प्रिंटेड कॉपी भी देता था कि हम तो चाहते हैं कि आप जाएं और इन देखें कि इन पे काम सही हो रहा है कि नहीं, इसलिए कि आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। ज़्यादातर कराची से थे जो हमारी अपोजिशन के दोस्त, तो उनको हम दिया करते थे। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं, लेकिन कराची की रिक्वायरमेंट ये 150 या 300 अरब से पूरी नहीं होगी। अच्छा, कराची के लिए हमें बहुत ज़्यादा और पैसे चाहिए। और इसी वजह से 2015-16 में मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था सूबे का, तो उस वक्त हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम शुरू किया था
और हमने एक कराची की डायग्नोस्टिक स्टडी की थी, जिसके अंदर कराची में पानी, वेस्ट वाटर, आपकी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, मास ट्रांजिट और आपकी गार्बेज, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इसका हमने सब कुछ स्टडी किया था। और उसकी जो रिक्वायरमेंट उस वक्त निकली थी, अब वो डॉलर के हिसाब से वो बात करते हैं, तो वो कहते थे कि मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं हैं, लेकिन वो $1 ट्रिलियन के करीब सब में बात बन रही थी। इसको अगर आपने, और इसकी वजह है, देखिए कराची के साथ हमारी हुकूमतें पहले 2008 से पहले तक तो बड़े शॉर्ट अरसे के लिए रहती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, पहली बार उनको 18 महीने में, या बिल्कुल 18 महीने में, बिल्कुल, दूसरी बार 3 साल में हुकूमत ख़त्म कर दी। फिर ये हमें एक बड़ा दौर मिला है पिछले 15 साल। लेकिन इस पिछले 15 साल में भी हमारे जो कराची शहर की इलेक्टेड नुमाइंदे थी, वो पीपल्स पार्टी उनको ऐड नहीं करती थी। कुछ अदवार में एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह थे जो कि हुकूमत लगाती थी। और मेरा ख़्याल है कि जो फ़र्क आया है जब हमने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया कराची में, जब इस दफ़े भी हुआ ये था कि पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी आप सरकारी अफसर लगाए, जो कि हमारा कानून इजाज़त देता था कि कोई भी लग सकता है। हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनको नाराज़ ना करने के लिए, ये तो नहीं कहूँगा प्रेशर में आते हुए, हमने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा। और जब हमने एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, हमें फ़र्क नज़र आया। यानी मुर्तज़ा वहाब साहब की बात करो, एक फ़र्क नज़र आया। वर्ल्ड बैंक से जब हमारी बात हुई, उन्होंने सारा किया, उस पर हमने काम 2016 से शुरू किया। सही है, बिल्कुल। एक तो जो हमारे बस में था, यानी हुकूमत सिंध का जो बजट अवेलेबल है, मैंने कहा ना कि 150 से 200 अरब जो भी है, और उसके अंदर जो स्पेस हम 60-70 अरब हर साल कराची पे खर्च करते थे, हमने मेगा स्कीम शुरू की 20-20 अरब रुपए की, जो कि एक साल में हम कंप्लीट करते थे। कराची के अंदर पिछले 7-8 साल में मैंने जिक्र किया था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शारे फैसल को एक्सपेंड किया था, उसके बाद शारे फैसल ने एक्सपेंड हुआ, अब वो शारे फैसल 4 लेन हो गया है आपके स्टार गेट तक। जहाँ जहाँ वहाँ पे ड्रेनेज के इश्यूज़ थे, 2020 की बरसातें हुई थी, मुझे याद है, नर्सरी डूबा हुआ था, और मैं उधर मतलब मैं गाड़ी नहीं ले जा सक रहा था रात को, और अगले दिन फिर पानी निकला। लेकिन इस दफ़े उतनी से ज़्यादा बारिश हुई तो वो ठीक था। ड्रेनेज के तारिक रोड हम बचपन से देख रहे हैं, जब उधर मैं गया था, हमने तारिक रोड की पूरी ड्रेनेज, वो पूरा इलाका ईस्ट का, ये वो इलाके जहाँ पे हमारा, वो कहते हैं ना वोट बैंक, उसके सिलसिले में नहीं किया था, कराची को बेहतर करने के लिए भी किया था। 40-45 साल बाद ये सारी सड़कें बादराबाद की, तारिक रोड की बनी। कुरंगी में आपको पता है हमारा, अगेन वोट बैंक नहीं है, कुरंगी में हमने 10,000 रोड, 12,000 रोड, 2 ब्रिजेस बनाई हैं, वो की। वेस्ट के इलाके में हॉक्सबे की तरफ जो रोड जाता है, वो सारा मारीपुर रोड वो बनाया। अच्छा, फिर हमने कहा कि कराची के लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, और सस्ती एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। शुरू किया हमने सबसे पहले वो पीपल स्क्वायर जो सदर में हमने बनाया है, सेक्रेटेरिएट के आगे, और उसके बाद मछली चौक। फिर अब आजकल हम जा रहे हैं मेयर साहब के साथ, जो मुख्तलिफ फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, चेयरमैन साहब बिलावल साहब आजकल बिल्कुल विजिट कर रहे हैं। ककड़ी ग्राउंड आप देख लें, तैयारी पुराना इलाका है कराची का, यहाँ बलोच है, अपना आगे ईस्ट और मलीर की तरफ वो शेरपाव ग्राउंड है। ये सारे ग्राउंड्स बनाए हैं। ये तो हो गए वो इंटरवेंशंस जो हम खुद कर सकते थे। फिर हमने मदद ली वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ट्रांसपोर्ट के इशू पे। आपने देखो अब इस वक्त पूरा ईस्ट कराची और मलीर की तरफ खुदा हुआ है, बिकॉज वो हम रेड लाइन पे काम चल रहा है। 75 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अब वो 75 अरब आप देखें, अगर आपके पूरे 150 अरब है तो एक प्रोजेक्ट पे आप वो पैसे नहीं डाल सकते, आपको मदद चाहिए होती है। फिर आप आ जाएं वर्ल्ड बैंक के साथ, हमने वाटर के एरिया में ना जो हमारी ऑगमेंटेशन होनी है, K4 वफाक आगे दे रहा है, तो शहर के अंदर जो उसमें बेहतरी आनी है सिस्टम में, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम $1.6 बिलियन
के साथ साइन कर चुके हैं जो हमें वो पैसे दे रहे हैं। हमारी हब डैम की तरफ से जो पानी हमने बढ़ाना है 100 मिलियन गैलन पर डे आता है, लेकिन हमारा वो सिस्टम इतना नाकारा हो चुका है इतने सालों में, वो हम नहीं चलाते थे, वो वाबला चलाती थी 40-50 सालों में, कि वो 40 MGD से ऊपर पानी नहीं आता, 100 की हमारे पास। और बारिशें भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में हुई हैं। हब डैम हाँ, वो तो हर साल हम सुनते हैं कि जी हब डैम के लिए हब डैम का पानी 2 साल के लिए काफ़ी है, लेकिन 3 महीने बाद सुनते हैं पानी ख़त्म हो गया। पानी ख़त्म नहीं होता एक्चुअली। हमारी एक तो वहाँ पे बिकॉज तरसील उसके लिए 40 MGD से ज़्यादा ला नहीं सकते, और फिर उसकी वजह से वहाँ पे चोरी वगैरह भी हो जाती है जब पानी होता है। लेकिन ये कराची शहर के लिए जो 100 MGD है वो हम इंशाल्लाह ताला उसको बहाल कर रहे हैं। तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट सारे हैं उनके लिए हमने इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ बात की। वफाक से अनफॉर्चुनेटली पहला दौर तो पीपल्स पार्टी का था 2008 से 2013, लेकिन वो इकोनॉमिकली हमारी काफ़ी बुरी हालत थी। 13 से 18 भी नून लीग का दौर था, और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर नून लीग उस वक्त सिंध में कोई काम करती तो 2018 में ऐसा नहीं होता कि एक सीट भी ना ले। बिल्कुल 13 में उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ सीटें ली थी, तो उनका इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। मैं बड़े वाज़े तौर पे ये नून लीग से कहा भी है। 2018 से 23 तक फिर PTI ने कराची शहर में काफ़ी सीटें ली, हमारे रूरल एरिया से भी 2-3 सीटें ली, लेकिन आपको पता है सब कहते हैं कि ये PTI का इंटरेस्ट ही नहीं था कराची में। बातें काफ़ी पता नहीं अरबों की नहीं, लेकिन उन्होंने 111 अरब रुपए का पैकेज तो दिया। कहाँ, वो पैकेज ही था, तो आप बता पैकेज देना। खुला नहीं कभी, पैकेज खुला नहीं कभी। अनफॉर्चुनेटली खुशी तो हमें हुई थी, और मैंने पर्सनली, हमारी हुकूमत ने, बल्कि आपकी एक ज्वाइंट कमेटी भी बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी। हमने तो पूरी, मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था उस वक्त हमारे ताल्लुकात PMLN से बहुत ज़्यादा ख़राब थे। आपको याद होगा, जी, जरदारी साहब 2016 में हाँ, एक इवेंट भी हो चुका था उसी दौरान। बिल्कुल, हाँ, जलावतनी में चले गए थे, बाहर चले गए थे बिल्कुल जरदारी साहब, और हमारे यहाँ केसेस वगैरह खुल गए थे। उनके जो मिनिस्टर इंटीरियर होते थे वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे उस ज़माने में। लेकिन जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने हमारे जो है पार्लियामेंटेरियन की सदर भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से मैंने पूछा कि जी मैंने इनके साथ कैसे डील करना है। तो उनका जवाब था, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम हुकूमत में हो, सही, तुमने वफाक के साथ मिलजुल के लोगों की खिदमत के लिए काम करना है। और मैंने कहा कि अच्छा फिर मैं मिलूँ नवाज शरीफ साहब। ये 2 दिन हुए थे मुझे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि तुमने अभी तक टाइम नहीं मांगा, मतलब मुझ पर नाराज़ हुए वो, इसलिए कि वो हम चाह रहे थे कि वफाक भी कंट्रीब्यूट करे और बेहतरी लाए। अभी भी इस वक्त हम कोलिशन में थे, चाहे फ्लड आ गया, शहबाज शरीफ साहब को शुक्रगुजार है, वो काफ़ी बार सिंध तशरीफ़ लाए, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की तरफ आए तो एक बड़ी मुश्किल हुई थी हमें उनसे। जो हमारी फ्लड की रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ कराची में कुछ स्कीम्स थी, K4 की बात थी, या फिर आपका उन्होंने खुद ही कहा था साइड के इंडस्ट्रियल रोड्स पे हम पैसे देंगे, तो हमें बड़ी मुश्किलात हो रही थी उन स्कीम्स को अप्रूव कराने में, इस हद तक कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ा उनको बजट के दौरान। सही, तब जाके वो बात हुई। तो हमें मुश्किलात यही हुई हैं कि वफाक की जो भी जमात है, मतलब आप सूबाई हुकूमत हमारी सही है, वफाक की जमात भी हमें उस हिसाब से हमारे ख्याल में मदद नहीं कर रही, और जो 3rd टियर है लोकल गवर्नमेंट वो भी हमारे पास नहीं। जी बिल्कुल। तो ये वजूहत थी कि हम जो विजन या जो जितना काम करना चाह रहे थे उसमें नहीं कर सके। लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट हमारे पास है, अगले 4 साल 3.5 साल रह गए अभी उनके, वो हमारे पास होगी इंशाल्लाह ताला, सूबाई हुकूमत बनेगी। और हमारी तो कोशिश, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त डिवीज़न होगी ख़ास तौर पे पंजाब सूबे में वोटों की, तो वफाकी हुकूमत भी हम बनाएंगे, और आप फ़र्क जब 3 टियर आ जाते हैं तो फ़र्क देखेंगे आप इंशाल्लाह। कराची के अंदर उन्होंने अपनी स्टडी की, मैं आपको मैं कहता हूँ कराची कैसे ख़राब हुआ। मैं तो पला बढ़ा हूँ कराची में, मैं ND यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे 70% के करीब जो क्लास होती थी ND यूनिवर्सिटी की, वो जो हमारा सेंट्रल कराची है या ईस्ट कराची है उधर से ज़्यादा लोग आते थे, और मैं पढ़ने के, और उस ज़माने से ज़्यादा था। वो नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद की आप हालत देख लें, वहाँ जो इमारतें जो 1000 या 2-2 हज़ार के बड़े घर होते थे नॉर्थ नाज़िमाबाद में,
उनकी जगह पे यानी जो पुराना वफाकी दारुल-हुकूमत के लिए प्लानिंग की गई थी 30-30 मंजिला इमारतें बन गई। ना पानी का सोचा गया, ना इसकी ड्रेनेज का सोचा गया। आपके यहाँ आप देखें, ये भुट्टो साहब के ज़माने में ये सड़कें बनी थी, सुपरमार्केट बनी थी ना, जी बिल्कुल होगा। आगे 8-8 लेन की सड़कें, 4 लेन एक तरफ, 4 लेन दूसरी तरफ, बीच में आइलैंड, दोनों तरफ ड्रेन्स और फिर सर्विस रोड और फिर मकान था। और अब वो सब कुछ खत्म हो के सिर्फ 2 लाइनें नहीं आती, 2 लेन रह गई हैं। आपकी जो फुटपाथ हैं उन पर मल्टीनेशनल ये जो ड्रेन्स हैं उसके ऊपर मल्टीनेशनल इसको अलॉट करके दे दी गई, तबाही मचाई गई। अब ये ठीक, और ये इस पर बहुत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर काफ़ी बार नोटिस लिया और हम यही उनको बताते थे। वो तो हमें 15 साल का ज़रूर ब्लेम, और हमारी जो होगी इसमें कोताही तो मैं नहीं कहूँगा, लफ्ज़ मुझे उर्दू में आता है कि जो टाइम लगा उसकी सबसे बड़ी वजह थी यानी गैर दानिस्ता भूल कह सकते हैं। भूल नहीं, भूल बिल्कुल नहीं थी, रिसोर्सेज। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं गया आज से 3 साल पहले, बारिशें जब हुई थी कराची में, जी, तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में यूसुफ कोट की तरफ जी पूरा डूबा हुआ था। उधर जाके, उधर से मैं वापस आ रहा था तो एक रास्ता तो नॉर्मली मैं लेके आता था, मुझे उस रास्ते से मैं पहले कभी नहीं आया था। उधर से वो मुझे लेके आए, गुलशन की तरफ पे निकल रहा था, और मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया है कि रोड फर्स्ट क्लास बनी हुई, 2 लेन एक तरफ, 2 लेन दूसरी तरफ, बीच में आइलैंड, नाले, नालों के ऊपर दुकानें, जी, कुछ 4-5 मील तक वो दुकानें। अब उनको हटाएंगे, वो हुआ ये कि किसी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए, और कुछ शायद और भी उसमें वजूहात हैं, लोगों को दुकानें बेच दी नाले के ऊपर, और लोग अब उनको अगर हटाते हैं आप तो एक ह्यूमन इशू आ जाता है। इंक्रोचमेंट्स पे कोर्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, लेकिन हम कोर्ट्स में जाके कहते थे कि जी हम लोगों को कहाँ बेच करेंगे, किसी को बेघर नहीं कर सकते, किसी का कारोबार ख़त्म नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने 2-4 मरतबा आपको बल्कि मुझे बुलाया भी है, सख्त रिमार्क्स दी, लेकिन वो लोगों की वजह से अपने बर्दाश्त किए। तो एक गलत प्लानिंग की वजह से जो तबाही हुई, उसको दुरुस्त करने में टाइम लगेगा। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ ये बताएं कि ये तो आपके कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिनका कम अज़ कम भी मैं 2010 से जिक्र सुन रहा हूँ, लेकिन वो मंसूबे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। जैसे मिसाल मास ट्रांजिट के मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, येलो लाइन है। ये शाह साहब के 2000 कायम अली शाह साहब के जो बजट स्पीच थी उसमें भी थी, और बजट में भी था, और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। इसी तरह KCR कराची का बहुत बड़ा मंसूबा है, और हर मरतबा, बल्कि 2-4 मरतबा तो बाकायदा इसका इफ्तिताह भी हुआ है, और मुझे शौकत अजीज़ साहब के उस इफ्तिताह में जाने का खुद शर्फ मिला है जो शेख रशीद साहब ने किया था। दूसरा इफ्तिताह भी शेख रशीद साहब ने किया। ये सारे हो तो रहे हैं, लेकिन सूबा कहाँ पर है, और सूबा उसमें मैं आपको कहता हूँ, देखिए मैंने आपसे जिक्र किया, जो मास ट्रांजिट का प्लान बनाया था जायका ने, सही, जापानीज जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसने, उसमें ये सर्कुलर रेलवे उसके दिल था, और उसके फीड करने के लिए ये डिफरेंट जो येलो लाइन या रेड लाइन या ब्लू लाइन और ब्लू लाइन वगैरह थी। प्लान बड़ा अच्छा था, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट, हम जापानीज़ के साथ काफ़ी देर तक बात करते रहे। फिर 2016 में जब मसला जापानी, अब ये आपने बताया ना कि शौकत अजीज़ साहब के ज़माने से ये चल रहे थे, तो 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना, मगर ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है, और जब तक KCR नहीं बनेगी, आपकी फीडर लाइन्स का भी फ़ायदा नहीं है। हालांकि उस वक्त ग्रीन लाइन बनना शुरू हो गई थी, और ऑरेंज लाइन जो है अब्दुल-सत्तार ईदी लाइन का, जिस पर हमने नाम दिया, ये 2 एक वफाक बना रही थी और एक सूबा सिंध बना रहा था। तो मैंने उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उनको एक ख़त लिखा कि जी इस मंसूबे को, KCR के मंसूबे को CPEC का हिस्सा बनाएं आप। सही। दूसरा, मैंने उनसे कहा, 3 मेरी रिक्वेस्ट थी कि इसको CPEC का हिस्सा बनाएं, हमें मदद करें, हम भी अप्रोच करेंगे। दूसरा, मैंने कहा था कि जो कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी एक बनाई थी, जी, जिसमें 60% वफाक का था, 40% सूबों के
KMC और सूबाई हुकूमत का मिला के था। मैंने कहा ये 60% जो हिस्सेस हैं आप हमें दे दें ताकि हम इसको बनाएं जैसे कि लाहौर में सूबाई हुकूमत ने बनाया। बिल्कुल। तीसरा था कि लैंड जो है इसकी वो KUTC के हवाले करें, सर्कुलर रेलवे। मैं शुक्रगुजार था उस वक्त, उन्होंने जल्दी जवाब दिया कि पहली 2 चीज़ें थी उस पर तो उन्होंने इमीडिएटली येस कहा कि KUTC भी आपके हवाले करने के लिए तैयार है, CPEC में भी कोशिश करेंगे आ जाए। ज़मीन की जहाँ तक बात है आप रेलवे से बात करें, जब मैंने रेलवे से बात की तो उस वक्त के वज़ीर साहब ने मुझे कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे जो भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो ज़मीन है 44 किलोमीटर जी दाएं बाएं बिल्कुल जो है, तो इतनी ज़मीन आप हमें और जगह दे दें तो हम आपको ये दे देंगे। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हमें एक और रेलवे लाइन चाहिए मिट्टी से या थर कोल रिज़र्व से कराची तक। मैंने कहा वो ज़मीन ले ले, लेकिन उनके मकसद शायद कुछ और था। बाद में तो खैर ये बहुत बड़ी लंबी, मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रहा हूँ हुकूमतों में कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि वो काम शुरू हुआ। हम गए दिसंबर 2016 में चाइना और हुकूमत सिंध ने पेश किया, और दिसंबर 2016 में उसी वक्त, और मैंने उस वक्त, और वो बड़ी एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी साथ थे, बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी साथ थे, सही, और पंजाब के भी मेरे ख्याल वज़ीर आला उस वक्त थे, वो मुझे याद नहीं, वो शायद वो अलग से आए थे। खैर, और गालिबन वो PM साहब के साथ गए थे वो, हाँ जो भी मुझे याद नहीं सही। तो खैर वो दोनों जो वज़ीर आला थे उनसे भी मैंने बात की और उन्होंने भी कहा। तो 2016 दिसंबर में CPEC में इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट महीने के काम से 1 महीने का सिर्फ में मौका मिला था, उन्होंने अप्रूव किया कराची की सर्कुलर रेलवे CPEC में लेना, क्वेटा मास ट्रांजिट और पेशावर मास ट्रांजिट। अब ये एक अच्छा, फिर हमारा काफ़ी हद तक काम हुआ था। 3 महीने बाद मार्च में हमने उसकी फिजिबिलिटी तैयार कर ली। मार्च 2017 की बात कर रहा हूँ, फिजिबिलिटी तैयार कर ली हमने, जो है CDWP से उसको क्लियर करा लिया अप्रैल में, या कुछ अप्रैल के महीने में। मई में हम दोबारा गए चाइना, वो जो बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस थी जी, तो उसके अंदर वो फिर उस वक्त को महीने से रुका हुआ था एक्निक में मंसूबा, सही, और एक्निक से जब तक अप्रूवल नहीं आ रहा था, चाइनीज़ हमसे बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने उस मीटिंग में, चाइना रेलवे के साथ मीटिंग थी हमारी, वफाकी वज़ीर फाइनेंस जो कि एक्निक को हेड करते हैं वो भी थे उस मीटिंग में। तो मैंने उधर उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे डेट भी याद है, मैं ख्याल 14 मई को हम उधर थे, कहा कि हम 16 को वापस जा रहे हैं, 18 मई को मैं ये क्लियर कर दूंगा। 18 मई की बजाय वो सितंबर में जाके उन्होंने क्लियर किया, और 2017 में जो आप कह रहे हैं ना इफ्तिताह हुए, हमने कहा हम अपनी इक्विटी डालते हैं। 25 दिसंबर 2017 को हमने कहा कि हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करना चाहते हैं, जो 15% देना है हुकूमत सिंध ने वो हम एडवांस में देते हैं, और वो हमने उसका भी तरीका, वो फाइनेंसेस वो भी अरेंज कर लिए थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत चेंज, यानी इन हाउस शायद खाकान अब्बासी आ गए। कुछ मुल्क के हालात ऐसे हुए कि चाइनीज़ ने फिर कहा कि जब भी इलेक्शन करीब आते ना, वो थोड़ी सी बैकसीट ले लेते सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कि हम इंतज़ार करना चाहते हैं अगली हुकूमत का, हम तब आपसे। अच्छा, इस वक्त शाह साहब ये सारी तो है हमने तो बिल्कुल, इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है KCR की अभी भी? जो अब मैं आपको बताता हूँ, फिर जो 2018 से 22 तक अनफॉर्चुनेटली जो PTI की हुकूमत थी, उनको हमने बहुत कहा कि चाइनीज़ के साथ रिवाइव करें। वो हमें कहते थे चाइनीज़ नहीं मान रहे। जब हम चाइनीज़ से बात करते थे, मैं एम्बेसडर से भी मुलाकात की थी, स्पेशली इस्लामाबाद जाके। जी। उन्होंने कहा, मुझे याद है एक एम्बेसडर थे जो अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया था, डेजिग्नेट हुए थे जब तक वो अपने कागजात नहीं सदर के पास नहीं जमा किया, बिल्कुल। तो वो पहले रह चुके थे इधर, तो मैंने उनसे टाइम लिया, उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कराची आऊँगी आपसे तब मिलूँगा जब मैं इसको अप्रूव करा लूँगा। सही, ये इतनी कमिटमेंट थी चाइनीज़ की। हमें वफाक की हुकूमत कहती रही कि जी चाइनीज़ नहीं मान रहे, और चाइनीज़ की तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता था, और इन्होंने कहा कि ये इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। आपको पता होगा, मैंने इनसे कहा ये नहीं होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको नहीं कर सकते। इस वजह से प्रोजेक्ट चलता चला गया। फिर शहबाज शरीफ आए तो मैंने दोबारा कहा इसको CPEC में डालें, और फिर वो काम शुरू हुआ, लेकिन वो टाइम इतना कम रह गया था कि वो हो नहीं सका, इस वजह से डिले हुई। आपने बाकी लाइन्स की बात की
इस वक्त रेड लाइन और येलो लाइन पे काम चल रहा है। येलो लाइन वर्ल्ड लाइन इसको बनाने में कितना बनता है? 75 अरब रुपए का। ये येलो लाइन मुझे एक सही नंबर देता है 30-35 अरब रुपए की इसकी कॉस्ट है। तो ये अपनी बजट से पूरी कर नहीं सकते, ना मदद की जरूरत होती है। लेकिन कराची शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमने कहा, चेयरमैन साहब खासतौर पर हिदायत की कि ये जो टाइम लग रहा है इन सब मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट को बनने में, आप बसें कराची में लाए जल्दी। और फिर वो लोग पीपुल्स बस सर्विस शुरू की, मेरे ख्याल से 250 जी लोग सराह रहे हैं, लोग बहुत सराह रहे हैं। और रोड में ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है क्या है, वो भी कमेटी तैयार की हमने और पहले करना चाहिए था, लेकिन वो अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया और वो भी चल रही है चीज़ें। तो एक वाज़ेह फ़र्क नजर आया है। और मैं कहता हूँ कि जब कम से कम 2 टीयर, बल्कि तीसरा टीयर भी इंशाल्लाह हमारे साथ जब तीनों होंगे, यानी लोकल गवर्नमेंट, सूबा और वफाक, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और इस वक्त ही आपको मैं श्योर हूँ कि आपको फ़र्क दिख रहा होगा। देखें, ये 3 टीयर्स की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो अमन व अमान का मसला है वो तो टोटल आपके पास है ना, वफाक का उसको कोई अमल दखल है नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कराची में स्ट्रीट क्राइम हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हाँ, ये ज़रूर है कि 2013 के बाद अमन व अमान में मजमूई तौर पर बेहतरी आई है, और 22 अगस्त 2000 वाक़या भी आपके दौर में हुआ है, वो भी एक पॉलिटिकली वाक़या है। लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम अचानक आपके ही दौर में इजाफा, ये किसकी क्या वजह है? भाई देखें, कराची 7वां मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड होता था, इस वक्त वो 125 से ऊपर है। ये वजह यही है कि हमने पुलिस के अंदर इन्वेस्ट किया, उनकी ट्रेनिंग बेहतर की, हमारी CTD वगैरह जो थी आपकी, एक खौफ होता था कराची में आने में। बाहर से लोग जब हमारे अपने पाकिस्तानी भाई वो फ़ोन करके पूछते यार सेफ़ है कराची, मेरे दोस्त हैं आपके भी जानते हैं, जी बिल्कुल यार सेफ़ है कराची में, इसलिए कि कराची की सूरत ऐसे हो गई थी और पेश की जाती थी कि यहाँ तो आप बस घर से निकले तो अल्लाह ताला रहम करेगा। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि क्राइम नहीं है, क्राइम है। तकरीबन 2 करोड़ का शहर है और इतने बड़े नई मरदमशुमारी में 2-10 हो गया, 2-10 हो गया, 2 करोड़ से ऊपर का शहर है। और उस वक्त 2 का था जब चले 2 करोड़ से ऊपर का शहर है। और इसके अंदर यह आप दुनिया भर में जो क्राइम होते हैं, अभी भी इंडेक्स आते हैं, तो बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्कों में स्ट्रीट क्राइम अभी भी हमसे ज़्यादा, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम जस्टिफाई करते हैं, एक भी वाक़या इज़ वन टू मैनी, हम जो कहते हैं। पेश कुछ कराची के साथ ऐसे किया जाता है, आपके बहुत ही एहतराम के साथ टेलीविज़न चैनल्स वही वाक़यात अगर किसी और सूबे में होते हैं तो उनको इस तरीके से पेश नहीं किया जाता जैसे कराची में हो, इसलिए कराची की खबर बिकती है। मैं ये कहूँगा, अगेन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कराची शहर की क्राइम की सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है मुल्क के बाकिया हिस्सों से। आपके इस वक्त में और वजूहात भी हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में देख लें या बलूचिस्तान में देख लें, इवन पंजाब के अंदर वाक़यात होते हैं। सारे टेलीविज़न चैनल्स इधर हैं, पता नहीं कहते हैं वो जो आपकी रेटिंग स्केल्स भी कराची में मौजूद हैं, इसलिए ये बताएंगे खबर तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी, मैं सुनने में आती है जो। अच्छा शाह साहब, कराची का एक बहुत बड़ा मसला पहले भी ये रहा है, वो ये है कि मरदमशुमारी का मामला था। मरदमशुमारी पहले भी लोग एतराज़ करते रहे और शायद यही वजह है कि मजमूई तौर पर सिंध के हवाले से तो आपका भी एतराज़ था, और स्पेसिफ़िक जो है ना कराची के हवाले से MQM का शदीद एतराज़ था। मरदमशुमारी हुई और पहले कुछ आदाद शुमार, बाद में कुछ आदाद शुमार, ये मसला क्या हुआ? ये बहुत बड़ा, इस पर जो है पूरी मेरे ख्याल किसी ने रिसर्च करनी चाहिए कि हुआ क्या। जो मरदमशुमारी, क्या शुमाली अलग आज़ाद किसी को भेजने का इरादा तो नहीं है? नहीं, अल्लाह खैर करे सबके लिए। देखिए, मरदमशुमारी में मैंने पहले दिन से, मैं सूबाई चीफ मिनिस्टर था और मैं तो चाह रहा था मेरे सूबे की, यानी हमारे सूबे की आबादी जो एक्चुअल लोग, कोई उसको कमी उसमें ना लाए, और हमारी अगर होता तो काफ़ी बेहतर हो रहा था काम। अच्छा, कराची के हवाले से मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म या पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं, ये तो लोग कहते हैं कि आप दही सिंध को, जैसे आपने शुरू में जिक्र फरमाया कि लोग ये कहते हैं कि आप की हुकूमत, यानी आपसे मुराद आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी दानिस्ता तौर पर दही सिंध को ज़्यादा ओबलाइज करती है और दही शहरी सिंध को नजर। कोई ऐसी बात नहीं थी।
मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बैठ के कई शुरू तो शोर मैंने ही मचाना शुरू किया था, आपको याद होगा। जी, आप तो बड़े जब अभी इसको फॉलो करते थे कि शोर मैंने ही मचाना शुरू किया था कि ये सही नहीं कर रहे काम। सही। जो डिजिटल मरदमशुमारी हो रही थी, आपके टैबलेट्स में प्रॉब्लम थे, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम थे, मैंने कहा ये सही काम नहीं कर रहे। जबकि जो जमात का आपने नाम लिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो क्लिप्स मौजूद, जब उन्होंने कहा कि जी हमारी तो पूरी तैयारी है, एक एक गली में हमारा वर्कर मौजूद है और हम इंश्योर करेंगे पूरी मरदमशुमारी हो, हमने उसको वेलकम किया था। हमने कहा और जो सपोर्ट चाहिए सूबाई हुकूमत की तरफ से हम देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि इसमें मेरा फ़ायदा है, यानी सिंध के सूबे के लोगों का फ़ायदा है अगर हमारी गिनती सही हो। लेकिन एक अगेन सियासी माहौल पैदा करके ये जो बात, लेकिन वो क्रेडिट लेते हैं, वो कहते हैं जी 1,35,00,000 पे पैक हो रहा था कराची। पैक हो रहा था, हम 2-10 पे लेकर गए। ये मैं आपको बताता हूँ, कभी भी पैक नहीं हो रहा था 1,35,00,000 पे। मेरे खतूत मौजूद बिल्कुल, जो एक्सटेंशन सारी हैं वो तो वफाक ने कहा कि हुकूमत सिंध के प्रेशर में आके हम ये कर रहे हैं एक्सटेंशंस, इसलिए हमने वो शुरू के खतूत ही सारे मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है मरदमशुमारी और एंड तक जाके ना वो जो सारे डेट्स बढ़वाई, मुझे इतराज़ सिर्फ आखिर में ये था जब उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव कुछ एरियाज़ के, मैंने कहा ये नहीं करो। देखिए अगर बंदे पूरे गिनो जहाँ पे भी है, ना ज़्यादा ना कम, पूरे गिने जितने हद तक कर सके आदमी। लेकिन ये कहना कि जी इस इलाके में तो मतलब घर बैठ के कहना कि इस इलाके की तो पूरी गिनती हो गई है लेकिन इस इलाके की नहीं, भाई आपको कैसे पता। दूसरा मेरे इतराज़ बड़ा सख्त ये था कि जो हमें बताते थे सेंसस वाले कि जी आपके कुछ इलाकों में, और ये बलूचिस्तान के साथ ज़्यादा था उनको इतराज़ कि जी हमने देखा है वो जो एक सेंसस ब्लॉक बनाया जाता है उसमें मकानी सैटेलाइट से देखें 10 है और आपने 300 मकान ऐसे बनाए हुए हैं। जब भी तो 2,20 लाख से लेकर वो 1 करोड़ जो भी था ये है। अच्छा मैंने कहा ये तो सही है, लेकिन बग़ैर गए हुए आप गिनती बढ़ा कैसे सकते हैं? यानी इस कमरे में या इस घर में मेरे पास अगर 10 लोग होते हैं और इन्होंने गिने 6 हैं, गलत गिन लिए, तो वो 4 गिनने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा ना। आप दोबारा गई नहीं और आपकी आबादियाँ बढ़ गई। जब वो जो फाइनल हुआ था नंबर, इस पे मुझे इतराज़ है कि आप जाए बगैर आपकी आबादी मरदमशुमारी में तो ये होता है ना, जैसे मेरे घर में अगर 10 लोग हैं तो एक एक के कवायफ लिए जाते हैं कि जी इतने मर्द हैं, इतनी ख़वातीन हैं, बच्चे इतने हैं, उनकी तालीम वगैरह, ये काफ़ी हद तक वो डिटेल्ड एक सर्वे था। अब जब मुझे डेट याद नहीं, 21 मई था शायद, 22 मई लास्ट डेटा उनका 22 मई को मरदमशुमारी ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल। उस दिन एक नंबर आ गया जी बिल्कुल कि मेरे घर में 6 लोग हैं। सही है गलत है मुझे नहीं पता, ठीक है। आप 1.5 महीने बाद कहते हैं 5 अगस्त को जो है, हाँ इसमें 6 नहीं 10 लोग थे। सही। उसके लिए आपको वापस घर में उन 4 लोगों को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। इस पे इतराज़ मुझे ज़रूर है कि बगैर आइडेंटिफिकेशन के, लेकिन इस इतराज़ के बावजूद आपने मंजूरी दे दी। नहीं देखिए उस वक्त इशू ये था कि मरदमशुमारी कह रहे थे कि हमने की है, पैसे भी खर्च किए हैं और अप्रूव होनी है। 35 अरब रुपए खर्च हुए हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और अगर नहीं तो आपके हमें इलेक्शन की डिले का ख़तरा था। अच्छा ठीक है। अच्छा जब मरदमशुमारी के नंबर्स पेश किए गए इस्लामाबाद में, हमारी जो CCI थी उसके दौरान, वो देख के ही मेरा जो पहला कमेंट था, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने जुमला कहा था, मिनट्स में भी है, तो मैंने देखते ही मैं वो नंबर जल्दी से कैलकुलेट किए। मैंने कहा सबको मुबारक हो, आइन में कोई तरमीम की जरूरत नहीं है, तो इलेक्शन इंशाल्लाह ताला टाइम पे हो। यानी आपका इशारा 5-3 की तरफ था, 51-3 की तरफ। मैंने अदरवाइज जो मरदमशुमारी अप्रूव अगर होती, हमारी प्रॉब्लम ये था कि अप्रूव होती तो इलेक्शन डिले हो रहे थे जी। मैंने कहा चलो यार ये कड़वा घूंट 1 या 2 सीटें ऊपर नीचे हो जाने से, इस वक्त भी लोग बड़ी खुशियाँ कोई लोग मना रहे हैं कि इसकी इतनी सीटें कम हो गई। इंशाअल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा, उसकी बात करूँगा, हमारी मेहनत। और इसी में आप इस मेरा जो अगला सवाल इसी में ऐड कर दें, वो कि आप क्या समझते हैं इस मौजूदा सूरत हाल में, दही सिंध की तो हमें अंदाज़ा है कि सूरत हाल क्या होगी वो किसी हद तक, कराची में क्या हो। एक तो कराची वालों को शिकवा आपसे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बज़ाहिर हमें जो मुख्य, और
मुस्तकबिल की जो इलेक्शन है 8 फरवरी में, उसमें आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी किस पोजीशन पे होगी? इंशाल्लाह ताला जब हमारी मुलाकातें इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी होंगी। सही है, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ कि हमारी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी। और ये पहली बार नहीं होगा, 1970 में भी कराची की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आप नंबर्स निकाल लें, जो वोट्स गिन लें, 8 नेशनल असेंबली की सीट्स हुआ करती थी उस ज़माने में। आप सारों के वोट इकट्ठे कर लें, हम सबसे बड़ी जमात थे। तो इंशाअल्लाह ताला 1970 के बाद 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी। और इसलिए होगा ये कि हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, दिखाया है कि हम काम कर सकते हैं। और जो हमारे लिए प्रोपेगेंडा हो रहा था उसको अब लोगों ने ख़त्म करना शुरू किया कि नहीं, वाकई काम तो वाकई इस ज़माने में हुआ है। उधर तो ये इंक्रोचमेंट्स और आपकी जो है इंस्टेड कि आप बढ़ाएं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और सब, वो आपने उन्हीं फैसिलिटीज़ पे जहाँ 10 लोगों के लिए बनाई गई थी आपने 100 लोगों को लाके बिठा दिया सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। और हुआ ये कि 100 के 100 इस वक्त बहुत ही ख़राब हालत में। मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है जो लियारी एक्सप्रेसवे की तर्ज पर है, वो यहाँ से डिफेंस के पास से शुरू होगा और एंड पे जाएगा। इस पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, और ये एहतजाज क्यों है और इस मंसूबे का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये मंसूबा एक लाइफलाइन कराची के लिए है जो आगे जाके इसको पोर्ट से कनेक्ट करना है, वो भी प्लान है। पोर्ट से अच्छा, कैदाबाद से कयूमाबाद से ये पोर्ट तक जाना है, उसकी भी माई कराची के पीछे से होते हुए एक है प्लानिंग। एलिवेटेड का भी एक है प्लान जो कि होना है। तो ये तो लाइफलाइन बन जाएगी कराची की, आपका नॉर्दर्न बाईपास और फिर ये सदर्न बाईपास टाइप हो जाएगा, और इस वजह से आपका एक रिंग रोड टाइप बन जाएगा कराची का। तो ये उसका फ़ायदा तो ये है। देखिए, इस पे इशू ये हुआ कि ये, और हमारे प्लानर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इन्होंने सर्वे किया जब, तो उन्होंने वो लाइन डाल दी, शायद फील्ड पे जाके उन्होंने प्रॉपर चेक नहीं किया। और मलीर डिस्ट्रिक्ट में एक पक्की आबादी है, गाँव नहीं है, उसके बिल्कुल सेंटर से वो जा रहा था, तो उनको डिस्प्लेस करना पड़ रहा था और उन लोगों ने उस पर इतराज़ किया। हमने फिर उसको और उनके साथ जाके बात की है, उन सबके वो जो एहतजाज वगैरह हो रहे थे, उधर की जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे, मलीर पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता हुआ है, उन इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ बैठ के हमने उसकी अलाइनमेंट में थोड़ी सी चेंज लाने की बात की और एक एलिवेटेड पोर्शन उसका एक्स्ट्रा बनाया, जिससे उसकी कीमत कुछ बढ़ गई। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो जो कीमत बढ़ जाती है तो एकदम हर एक सरकारी अफसर परेशान हो जाता है कि कल को हमें कहेंगे कि जी ये 100 रुपये की चीज़ थी, ये 125 में क्यों बनी। वो इस वजह से एक थे। अदरवाइज़ वो जो इसके अंदर एहतजाज वगैरह थे उनको हमने कर लिया था, उनकी सेटिस्फैक्शन, लोगों की सेटिस्फैक्शन के साथ उसको पूरा करने में उसका, मेरी तो कोशिश ये थी कि कायदाबाद तक, ये हमारे दौरे हुकूमत में, दौरे हुकूमत तो नहीं हो सकता, दिसंबर का हमने बनाया था सही, बल्कि मैंने ये कहा था कि 14 अगस्त को आप मुझे जो पहली इसकी स्ट्रेच है ना वो कंप्लीट करके दें। फिर वो एडवाइस किया कि आप अलग से 6-7 किलोमीटर अगर कंप्लीट कर लेंगे तो किसी काम का नहीं होगा और फिर वो डिटीरिएट होगा। तो मैंने कहा नहीं, तो सिर्फ दिखावे के लिए हमें नहीं करना है। लेकिन ये प्लान था और ये हमने किया था कि दिसंबर तक, और हमने यही था, हमारे ख्याल था कि इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे तो दिसंबर में पीपल्स पार्टी ऑफिस आएगी और हम इसका इफ्तिताह, मैंने उस वक्त कहा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वापस आके जाम सादिक ब्रिज से लेके और कायदाबाद तक ये तैयार हो जाएगा सही दिसंबर तक। और इसमें सबसे बड़ा मसला हमें आ रहा था, एक रेलवे की क्रॉसिंग है उधर, वो रेलवे वाले हमें अप्रूवल नहीं दे रहे थे, जो ब्रिज भी बना हुआ है, बिल्कुल रेलवे वाले अप्रूवल नहीं दे रहे थे। बाकी तो काम इसका इतनी तेज़ी से चल रहा था कि मुझे अभी नहीं पता, मैं कोई 2 महीने से तो गया नहीं। शाह साहब ये भी तो कहते हैं कि ये एक अथॉरिटी टू अथॉरिटी जाएगा, ये किसी को बेनिफिट मिलेगा? नहीं, लोगों को बेनिफिट, मुझे बेनिफिट मिलेगा। मैंने गाँव जाना होता है ना, तो मुझे तकरीबन 1 घंटे का बेनिफिट मिलेगा और पेट्रोल का। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी कराची से जाना है बाहर, ये सब अथॉरिटी, अब ये मलीर एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में कंसीव हुआ था। उस वक्त तो ना कोई अथॉरिटी थी उधर, ना कोई और था। अभी अथॉरिटीज़ तो बनेंगी,
और जो होगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक किसी के लिए ये नहीं था। और इसमें डिले भी इसलिए हुई थी हमसे कि ये मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था उस ज़माने से इस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम काम कर रहे थे। मसला ये हुआ कि जो हमारी जो एजुकेशन सिटी बन रही है, जी जी, मलीर एक्सप्रेस वे उसके बीच में से गुजर रहा था, तो एजुकेशन सिटी वालों ने एतराज़ किया कि यार इतना बड़ा रोड आप हमारे एजुकेशन सिटी के बीच में से ना गुजारे। मैंने काफ़ी कोशिश की थी उस वक्त कन्विंस करने की कि जो लोग थे हमारी इस हुकूमत के ही लोग थे कि यार दुनिया भर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ जहाँ से एक्सप्रेस वेज फ्रीवेज बीच में से गुजरती हैं, बिल्कुल वो उससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तालीमी माहौल ख़राब होगा, उस वजह से फिर उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ी थी और उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया था। शाह साहब, एक ये बताएं कि माशाल्लाह एक तवील अरसे से सियासत में हैं और काफ़ी सरगर्म हैं। 5 वज़राए आज़म के साथ आपको काम करने का मौका मिला है, मुंतखब वज़राए आज़म के साथ। अब ये बताएं इस पूरी पॉलिटिकल जो हमारी क्रीम है इस वक्त, इसमें आप एक तो आपकी अपनी क़ियादत है, लेकिन जो दीगर जो जमातें हैं उनमें आप अगर लीडरशिप की हद तक देखें तो किसको आप कह सकते हैं कि इस मौजूदा सियासत में कि जी वो बिल्कुल अच्छी गिरफ्त रखने वाले हैं? मैं नहीं किसी और पे कमेंट नहीं करूँगा खामखा। अच्छा, नंबरिंग नहीं देंगे आप? नंबरिंग कोई नहीं दूँगा। सारे काबिल एहतराम है, किसी की नीयत पे या किसी की उस पर शक नहीं है। सियासी तौर पर आप किसको मजबूत समझते हैं? सियासी तौर पे मेरा ख्याल है कि मैं अपने सूबे के हवाले से देखूंगा। आपने कहा ना 5 वज़राए आज़म के साथ काम किया, मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के साथ भी काम करूं, इसलिए कि ये ख्वाहिश रह गई मेरी जी। ये अभी तक नहीं हुआ है। मैंने जो उसमें 2 हाँ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आपको मिले थे, बिल्कुल नहीं। मेरे एज चीफ मिनिस्टर मैंने नहीं काम किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे, मैं नवाज शरीफ साहब जब थे जी जी बिल्कुल, तो मैं मेरी ख्वाहिश यही कि अगर मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने दिया और पार्टी ने मुनासिब समझा, तो एक पीपल्स पार्टी की प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करूं। मेरे वालिद ने भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया था और उस वक्त मैं देख सकता था कि कितनी हम आहंगी होती थी वफाक और सूबों में। मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि नहीं, पॉलिटिकली जिन वज़राए आज़म के साथ आपने काम, इनमें से बेहतर आपने साथ लेकर चलने वाली? देखिए, शहबाज शरीफ साहब में ये क्वालिटी थी, साथ लेके चलते थे, एक्सेसिबल थे। अच्छा, मैं हर एक की पूरी अच्छी पूरी बातें, एक्सेसिबल थे। इमरान खान साहब एहतराम करता हूँ अदरवाइज़ उनका, लेकिन वो एक्सेसिबल बिल्कुल नहीं थे। सही। फिर और आपको एक्सेसिबल मेरा ख्याल है होना चाहिए। इसी तरीके से शायद खाकान अब्बासी साहब में भी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ थी डिसीशन मेकिंग के हवाले से। वो अपने ऊपर भी ले लेते थे जिम्मेदारी और डिसीशंस लेते थे। नवाज शरीफ साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं और उनके साथ मुझे ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, उनके बाद 8 महीने थे मेरे ख्याल हम साथ। आप जुलाई में आए थे, अगले जुलाई में वो चले गए। हाँ वो थे, ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उनके जो टाइम गुजरा है वो जैसे मैंने कहा मंझे हुए सियासतदान है। सबसे एतराज़ हर एक वज़ीर आज़म से ये था कि वो सूबा सिंध को, इसलिए कि उनकी पॉलिटिकल यहाँ पे कोई थी नहीं से इतनी, खान साहब की तो थी इतनी ज़्यादा, वो खुद मुंतखब भी यहाँ से हुए थे। नहीं खान साहब, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया पूरे सिंध के लिए, बहुत ही माजरत के साथ। तो वो मुझे इतराज़ रहा है कि वो सिंध को समझते हो जो हम काम कहें जो भी, तो उसमें से लफ्ज़ में कीड़े निकालना शुरू कर देना है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, जाके बाकी सूबों में उससे कमतर किस्म की चीज़ें वो भी उनको मंजूर। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि जो खाना पीना है इसके लिए आप सिर्फ घर का ही इंतखाब है या आम मौका मिले तो इधर उधर भी जाते हैं? तो अगर जाते हैं तो कोई अच्छी कौन सी जगह आप जाना पसंद करते हैं? मैं वो खाने पीने के मामले में जो है ना, मुझे हर किस्म के जो खुराक है वो पसंद है। घर की रोटी से बेहतर तो कोई और जगह नहीं है। बाहर जाता हूँ तो मैंने जैसे कहा मुझे कोई फेवरेट्स नहीं है। मैं जाके निहारी हलीम भी खा लूँगा या किसी इटालियन रेस्टोरेंट में भी चला जाऊँगा, दोनों जगह एंजॉय करूँगा अपना खाना। तो एज सच फेवरेट्स नहीं है, लेकिन शौक़ ज़रूर है और ज़्यादा जाना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये मनसब संभालने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
लेकिन उसके बावजूद कोशिश रहती हाँ, थी। एक आध जगह मैंने आपको भी देखा है। मैं जाता था और कोशिश यही रहती थी कि जब जाऊं तो बगैर किसी सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल के, ताकि इंजॉय करे आदमी। आप खुश लिबास हैं माशाल्लाह ताला, चाहे 3 पीस सूट में हों या ज़्यादातर मैं आपको सलवार कमीज़ में भी देखा, बहुत खुश लिबास हैं। ये इंतखाब आपका अपना होता है या फिर हमारी भाभी का? मैं बता रहा हूँ, बचपन से पहले मेरी वालदा अल्लाह ताला वो अल्लाह ताला मुझे जन्नत नसीब करे, वो हमारे लिए सारा इंतज़ाम करती है। अभी भी मैं बहुत कम तवज्जो देता हूँ अपने कपड़ों पे, और वो बस। यानी शॉपिंग कम करते हैं आप? शॉपिंग का तो मैं बिल्कुल ही शौकीन नहीं हूँ। अच्छा, मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो मैं पहली दुकान से जो चीज़ मिली वही लेके आ जाऊँगा। तो उसमें वजह से काफ़ी पहली वालदा की तरफ से, अब की तरफ डांट भी पड़ती कि महंगी चीज़ ले आया। अच्छा, मुताले में कैसे हैं शाह साहब? मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हुआ करता था, अब टाइम नहीं मिलता। मुझे कोई किताब, चाहे वो नावल हो चाहे कोई और किताब हो, अगर मैं शुरू कर दूं तो ख़त्म करने से पहले मुझे नींद नहीं आती थी। इतना मैं रात 2-2 3-3 बजे तक जागता था। अब वो टाइम कम मिलता है। शौक़ मुझे, मैंने आपको बताएं कि अगर चोरी का शौक़ है तो किताबों की चोरी का शौक़ है। लोगों से कोई अच्छी किताब, ये हम दोनों का मुश्तरका है। अच्छा जी, जी 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 जी। तो वो है, लेकिन जितना मैं चाहता हूँ, और पिछले ये सियासत में आने के बाद से टाइम बहुत कम मिलता है। कोई पसंदीदा किताब जो आपकी नज़र में, जिसको आप आम कारीन को भी कहें कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें? अगेन मैं रिसेंटली तो मैंने छोड़ ही दिया है, ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन कोई पसंदीदा इस वक्त नहीं। अच्छा, ड्रामा, फिल्म, इस तरफ आपका कोई रुझान है? ड्रामा वगैरह आजकल जो टाइम ही नहीं मिलता। मेरी लोग आजकल तो ये टीवी पे आ गई हैं सारी चीज़ें, और मुझे नेटफ्लिक्स में भी मिल रही है। मैंने कोई सीरीज़ नहीं देखी आज तक। ये जो आती है ना, लोग बात करते हैं फलानी फलानी, लेकिन वो कमिटमेंट जो मैं सारी रात बैठ के देखना। फिल्में कोई अच्छी समझ आती है, ख़ासतौर पे अंग्रेज़ी फिल्में देखने का शौक़ है कोई, लेकिन वो भी आजकल बड़ा मुश्किल है किसी अच्छी फिल्म को ढूंढ के और देखना। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि आम तौर पे हमने देखा है कि लोग रातों को जागते हैं, सुबह जल्दी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं। आपका अपना मामूल क्या है? मैं जी 12 बजे से पहले सो जाता हूँ। जब भी हम देखते हैं कि सुबह हम सोए होते हैं तो आप फील्ड में होते हैं। हाँ नहीं, मैं 11 के बाद मेरा फ्यूज़ ख़त्म हो जाता है, वो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। और मैं चीफ मिनिस्टर भी था ना, तो ये इंस्ट्रक्शन होती है कि 10 के बाद कोई बहुत ही ज़रूरी बात आ जाए तो मुझे फ़ोन करो, नहीं तो आप मुझे अगर, तो मैं मेरा ख्याल है पूरी चीफ मिनिस्ट्री में मेरी 7 साल के करीब रहा हूँ, 5-7 रातों से ज़्यादा नहीं है कि जो मैंने किसी सियासी या एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, ज़्यादा फ्लड के ज़माने में हो जाता था कि आपको देर तक कहीं जाना पड़ता था। अदरवाइज़ कोशिश ये होती कि अपनी रेस्ट पूरी कर लूँ ताकि सुबह जो है फ्रेश और आदमी निकल सके काम कर। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।